हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो देखो भाई साहब, हमारा टॉपिक चल रहा था डीएनए रिपेयर सिस्टम का, ठीक है। और डीएनए रिपेयर सिस्टम में मैं आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर करवा चुका हूँ। ये नंबर 4 लेक्चर है जो कि आपका कंटिन्यूएशन में चलेगा। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्टिव लेक्चर, यानी कि डीएनए रिपेयर सिस्टम का एक ओवरऑल मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि हम कब क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने बात की थी कि अगर आपका डबल स्टैंड में ब्रेक आ जाए या फिर डबल स्टैंड आपका डैमेज हो जाए तो उसको सही करने के लिए मैंने आपको HRR यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर के बारे में बताया था एंड नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग के बारे में बताया था, ठीक है। ये हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे। इसके बाद थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बेस एक्सीजन रिपेयर के बारे में बताया था, ठीक है। और बीच में ही हमारी लाइट जो है गायब हो चुकी थी, नहीं तो उसी लेक्चर में आपका NER भी हो जाता। बट कोई बात नहीं, अब हम कंटिन्यूशन करेंगे इस NER को। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा NER यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। आई होप गाइज आपने पिछले लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि अगर आप एक कंटिन्यूशन में चलोगे तो आपको रिपेयर सिस्टम सारा का सारा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है NER। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा बेसिक आपको बता दिया हुआ है। तो अगर नहीं देखे गाइज तो पहले देख लो, उसके बाद इस लेक्चर पे आप आना, ठीक है। क्योंकि आपके समझ में आएगा कि कहाँ पर मैंने क्या चीज़ बताई है। तो मैं मान करके चलता हूँ कि आप पे जो आप मैंने अब तक जितना पढ़ा है आप पे वो सब चीज़ आ गया होगा, ठीक है ना। इनके सब की बात हम कर चुके थे। और अगर मैं आपको पीछे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो जो हमारा BER एंड NER होता है एक प्रकार का एक्सीजन रिपेयर होता है, यानी कि रिमूवल हम कह सकते हैं कि डैमेज को रिमूव करेंगे। और 4 प्रोसेस मैंने आपको बताए थे कि अगर डैमेज रिमूवल हम कोई भी रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए 4 मैकेनिज्म या फिर 4 स्टेप आपको याद होने चाहिए। पहला रिकॉग्नाइजेशन का, यानी कि जो डैमेज आपका जो डैमेज हुआ है उसको रिकॉग्नाइज कराया जाएगा। फिर डीएनए जो भी आपका डैमेज पोर्शन है डीएनए का उसको उसको निकाला जाएगा, रिमूव कराया जाएगा। देन जो आपका रिमूव हुआ है उसको फिल करा जाएगा डीएनए पॉलीमरेज से। फिर आएगा आपका डीएनए लाइगेज सीलिंग का काम करता है, यानी कि गैप सील करेगा आपका डीएनए लाइगेज। ये चारों के चारों पोर्शन आपको याद रख लेना, आपको जो है वो डैमेज रिमूवल आप जब करते हो तब मिलते हैं, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ 1 बाई 1, ठीक है ना। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग भी हमने पढ़ लिया था। बेस, ये देखो बेस एक्सीजन रिपेयर, ये इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं, जो कि आपका NER यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जो कि हमारा आज है टॉपिक। तो देखो भाई साहब, इसमें पहला आप कुछ छोटी छोटी बातें जान लो। एक बात कि डीएनए के अंदर जब आपका डीएनए डिस्टोर्शन होगा, जब डीएनए डिस्टोर्शन होगा तब ये मैकेनिज्म आपकी काम करने वाली है, तब ये मैकेनिज्म काम करने वाली है। डीएनए डिस्टोर्शन मतलब मान लो आपका डीएनए ये था, नॉर्मल डीएनए आपने ऐसा देखा होगा ना, बट ये अब यहाँ पर इस प्रकार से डिस्टोर्शन हो जाता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब आपको स्ट्रक्चरल जो डीएनए है, डीएनए का डबल स्टैंड की स्ट्रक्चर है, वो आपको जब कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, यानी कि वहां पर अब जरूरत है रिपेयर की, यानी कि डिस्टोर्शन हो चुका है डीएनए का, डबल स्टैंड डीएनए का, यानी कि अब यहाँ पर काम करने वाला है NER। और ये जो आपको डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, इसके काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, इसके काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। अब देखो रीजन का मतलब कि मान लो यहाँ पर ये मैं डबल स्टैंड बना रहा हूँ, डबल स्टैंड बना रहा हूँ। याद रख लेना, अगर इसके अंदर आपको कोई ऐसा पोर्शन मिले जहाँ पर थाइमीन थाइमीन थाइमीन, ये काफ़ी सारे थाइमीन एक के बाद एक जुड़ जाते हैं, तो ये सेंसिटिव होते हैं यूवी के, ठीक है ना। ये सेंसिटिव होते हैं यूवी के। जैसे ही इन पे यूवी पड़ती है, यूवी के परतों के साथ ही ये क्या होगा, नीचे वाला तो ऐसे ही रहना है, क्योंकि नीचे अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊं तो यहाँ पर ए आने वाला है, ठीक है ना। इसके कॉम्प्लीमेंट्री ए आने वाला है। यूवी स्पेसिफिकली काम करती है टी के ऊपर, यानी कि डिस्टोर्स होकर के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो ये अब कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
यहाँ पर टी मिलेगा, यहाँ पर टी मिलेगा, और ये आपका बना लेगा थायमीन डाइमर। इसको बोलते हैं थायमीन डाइमर, ठीक है ना। आपको पता होगा यूवी 3 प्रकार की होती है, यूवी ए बी सी, यूवी ए बी सी, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ही यूवी इस पे गिरी है वैसे इसने थायमीन डाइमर बना लिया। तो देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपसे काफ़ी सारे इंटरव्यूवर, जब आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तब पूछा जा सकता है, या फिर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एग्जाम के पॉइंट से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए अगर डाइमराइजेशन हुआ, सबसे पहली बात, क्या केवल थायमीन में ही डाइमराइजेशन होता है? तो आप कहोगे कि सर थायमीन में नहीं, हम कह सकते हैं कि जो आप हमारा पायरामिडीन्स होते हैं, जो पायरामिडीन्स होते हैं जैसे कि टी एंड सी आपको पता होगा ये पायरामिडीन्स है, ठीक है ना। यानी कि इनका डाइमराइजेशन हो सकता है, थायमीन टू थायमीन हो सकता है, थायमीन टू साइटोसिन हो सकता है, एंड साइटोसिन टू साइटोसिन डाइमराइजेशन हो सकता है आपका, ठीक है ना। अगर इस प्रकार के डाइमराइजेशन आपको देखने को मिलते हैं तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए बिटवीन स्टैंड होता है या विद इन स्टैंड होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब समझो कि आपका जो डाइमराइजेशन मिलता है वो आपका बिटवीन स्टैंड यानी कि 2 स्टैंड के बीच में मिलता है, या विद इन स्टैंड मिलता है यानी कि एक ही स्टैंड में मिलता है। तो आपका जवाब रहेगा कि सर ये जो हमको डाइमराइजेशन मिला है ये हमको कब मिलेगा? जब हमारा विद इन रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये डाइमराइजेशन चाहे टी का हो, टीसी का हो, सीसी का हो, ये डाइमराइजेशन हमको तभी मिलता है जब ये आपके एक ही स्टैंड में हो, यानी कि विद इन स्टैंड में ही ये हमको मिलने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात समझ ली। तो देखो अब आपको कुछ उभार सा नजर आ रहा होगा, पहले डीएनए इस प्रकार से था, अब आपको कुछ इस प्रकार से उभार सा नजर आ रहा होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं हम डिस्टोर्शन, ठीक है ना, इसी चीज को बोलते हैं डिस्टोर्शन। तो एक बात तो ये हो गई, या फिर अब ये पहला रीजन बता दिया मैंने आपको, या फिर अब ऐसा हो सकता है कि कुछ केमिकल हैं, वे केमिकल आपके आएंगे और आएंगे। अब मैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपका, मान लो ये डीएनए का आपका स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो जो केमिकल आए हैं, मान लो कोई भी एक एक्स केमिकल आया है, और एक्स केमिकल आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो पहले तो ये नॉर्मल ऐसा था, बट लेकिन जैसे ही ये अटैच होता है तो ये बीच में से फूल जाता है। फूलेगा किस प्रकार से वो देखने की कोशिश करो। मान लो पहले ये अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देने वाला है। यानी कि यहाँ पर देखो एक केमिकल आ गया, ये केमिकल को मैं यहाँ पर इस कलर से बना देता हूँ। ये आपका कोई भी केमिकल आकर के यहाँ पर अटैच होता है, तो आपको दिख रहा होगा एक प्रकार से डीएनए कैसा हो गया, डिस्टोर्स हो गया, ठीक है ना, यानी कि डीएनए का डिस्टोर्शन हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। तो अब जब हम इसकी रिपेयर करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब मान लो इसको यहाँ से कट कर दो, इसको यहाँ से कट कर दो, और जो डिस्टोर्शन हुआ है उसको जो है अब यहाँ पर बाइंड कर दो, तो ऐसा नहीं होता। अगर हमें इसको सही करना है तो भाई साहब अब हमें यहाँ से देखो, यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको निशान लगा रहा हूँ, अब हमको यहाँ से जो है कट लगाना पड़ेगा, हमको यहाँ से कट लगाना पड़ेगा। और ये जितना पोर्शन आपका बाहर वल्ज आउट हुआ है, ठीक है ना, जितना पोर्शन ये आपका वल्ज आउट हुआ है, इस सारे के सारे पोर्शन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इसको निकालेंगे तो आपका 10 to 50, याद रख लेना, 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड तक यहाँ पर निकलते हैं। 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड, ये टोटल बता रहा हूँ, ये निकलते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि मान लो ये तो आपका थायमीन टू थायमीन डाइमर बना था यहाँ पर, ठीक है ना, थायमीन टू थायमीन डाइमर बना था। मैंने कहा ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर क्या केवल डैमेज पार्ट ही यहाँ पर निकलेगा, या फिर जो आपके सही न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं क्या वे भी निकलेंगे? तो आंसर रहेगा कि बिल्कुल वे भी आपके निकलेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट 30 न्यूक्लियोटाइड तो ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल सही पेयरिंग होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री उनकी सही होती है, लेकिन फिर भी उनको निकलना पड़ता है, ठीक है ना, उनको निकलना पड़ता है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है अगर इतनी बात समझ में आ गई तो।
अब आपको दो मेन रीजन पता चले, यानी कि अगर एक कोई केमिकल आ रहा है बाहर से, कोई एडक्ट आ रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड में डिस्टोर्शन आ जाए, या फिर आपका थायमीन टू थायमीन यानी कोई सभी आपका पायरामिडीन्स आकर के थायमीन जो कि है डाइमराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो आपकी बात सारी की सारी समझ में आ चुकी है, यही था बेसिक। अब थोड़े से चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पाथवे रिपेयर बल्कि डीएनए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है बल्कि डीएनए लेजन, लेजन का मतलब होता है डैमेज, यानी कि जो बल्कि डैमेज होंगे, जो बल्कि डैमेज होंगे, याद रख लेना, जो बल्कि डैमेज होंगे उनको रिपेयर करता है, उनको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। दैट कोज लार्ज डिस्टोर्शन, यहाँ पर लार्ज डिस्टोर्शन आपको देखने को मिलेगा इन द स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है ना। तो पहली लाइन का मतलब है कि भाई साहब यहाँ पर कोई बल्कि डैमेज होगा, बल्कि डैमेज होगा, डैमेज के बाद आपको लार्ज जो है डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा किसी भी डीएनए की स्ट्रक्चर में। और ये जो आपको डिस्टोर्शन मिल रहा है इसको सही करने के लिए फिर एक हीरो आएगा, उसका नाम है NER, ठीक है ना, NER। दीज बल्कि लीजन जनरली ब्लॉक नॉर्मल प्रोसेस लाइक रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपका NER होता है, जब आपका NER होता है यहाँ पर रेप्लिकेशन रुकने वाला है आपका, यानी कि रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन भी नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा। और अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार से सेंट्रल डोगोमा जो आपका चलता हुआ आ रहा होगा, आ रहा था, आई होप आपको सेंट्रल डोगोमा पता हो, ठीक है। सेंट्रल डोगोमा किसको बोलते हैं, तो डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से फिर आरएनए का बनना, आरएनए से एमआरएनए का बनना, ये आपका सेंट्रल डोगोमा कहलाता है। यहाँ पर आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, ठीक है ना, आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सेंट्रल डोगोमा किसको बोलते हैं। तो एक प्रकार से जब आपका NE रिपेयर चलता है, NE रिपेयर सिस्टम चलता है, तो सेंट्रल डोगोमा रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि भाई साहब NER चलेगा तो ना तो आपका रेप्लिकेशन होने वाला, ना रिकॉम्बिनेशन होने वाला है, और ना ही ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। ये एक्चुअल में स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछे जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे VER के बारे में, VER के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन भी होगा, रिकॉम्बिनेशन भी चलेगा, जबकि NER में ऐसा नहीं होता। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं कि बल्कि डीएनए लीजन इंक्लूड दोज क्रिएटेड बाय द कोवेलेंट रिएक्शन ऑफ डीएनए बेस विद लार्ज हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि बल्कि एडेड ऑन बेस एज वेल एज द वेरियस पायरामिडीन्स डायमर। यानी कि क्या हो रहा है कि भाई साहब मान लो ये आपका डीएनए था, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अगर यहाँ पर डैमेज हो रहा है या फिर कोई बल्कि एडक्ट, यहाँ पर बल्कि एडक्ट आकर के, एडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, एडक्ट एक ऐसे केमिकल को बोलते हैं जो किन्हीं दो, याद रख लेना, किन्हीं दो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर देता हो, ठीक है ना, इतनी बात याद रख लेना, उसको एडक्ट बोलते हैं, होता ये एक केमिकल ही है। तो अब ये केमिकल आया है, या फिर थायमीन, या फिर आपका डाइमराइजेशन हो जाए किसी भी पायरामिडीन्स का, ठीक है ना, किसी भी पायरामिडीन्स का डाइमराइजेशन हो जाए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो या तो ये थायमीन डाइमराइजेशन हो जाए। अब इस थायमीन डाइमराइजेशन के लिए, या फिर थायमीन साइटोसिन डाइमराइजेशन के लिए, या फिर बल्कि एडेट आ रहा है, तो यहाँ पर कोवेलेंट रिएक्शन होती है, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सी रिएक्शन होगी, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फिर आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो याद रख लेना, थायमीन जो आप डाइमराइजेशन देखते हो वहां पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, आपका क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो चुका है।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर ए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो आपका NER होता है, यहाँ पर आपके 10 से लेकर के 30 न्यूक्लियोटाइड इंक्लूडिंग द डैमेज साइट्स, यानी कि डैमेज साइट साइज एक्साइज, यानी कि यहाँ पर 10 से लेकर के 30 न्यूक्लियोटाइड तक निकलते हैं, यानी कि उनका एक्साइज हो जाता है। एंड देन रिजल्टिंग गैप इज फिल्ड बाय द एक्यूरेट सिंथेसिस ऑफ द ओरिजिनल DNA sequence यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड एज ए टेम्पलेट। और बाद में क्या होने वाला है, जैसे ही ये आपके 10 से लेकर के 30 न्यूक्लियोटाइड निकलते हैं, यहाँ पर गैप फिलिंग के लिए DNA पॉलीमरेज आ जाता है। एंड देन आपको जो है निक ज्वाइनिंग के लिए क्या आ जाता है, निक ज्वाइनिंग के लिए DNA लाइगेज आता है। और जो DNA, याद रख लेना, जो DNA यहाँ पर काम करता है वो टेम्पलेट के थ्रू काम करता है। आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमको एक बात बताइए कि यहाँ पर जो पॉलीमरेज काम करता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। वो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है, DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप का होता है किस प्रकार से पॉलीमरेज है। तो आपको याद रखना है रिपेयर सिस्टम के अंदर, जो आपका रिपेयर सिस्टम के अंदर जो पॉलीमरेज पाया जाता है वो DNA डिपेंडेंट होता है, DNA डिपेंडेंट, DNA पॉलीमरेज, ठीक है ना, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। अब देखो इस DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज का क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि डिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर टेम्पलेट्स है, यहाँ पर DNA का टेम्पलेट यूज हो रहा है या फिर RNA का टेम्पलेट यूज हो रहा है, बस वही आपके लिए है। तो हम देख रहे हैं, हमने अभी तक जितना देखा है या फिर हम आगे जितना देखने वाले हैं, तो सब जगह हमें टेम्पलेट क्या मिलने वाला है, हमको DNA मिलने वाला है। इसलिए इसका नेचर कैसा होने वाला है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जैसा होने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ा जाए, श्योर हो, आगे बढ़ें, श्योर होना, आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं। तो देखो भाई साहब यहीं पर सुनो थोड़ा बहुत कि अब ये जो NER होता है इसका प्रोसेस यूँ तो सेम होता है, चाहे आप PK पढ़ो उसमें स्टेप सेम रहने वाले हैं, चाहे आप यूकैरियोट्स पढ़ो इसमें प्रोसेस सेम होने वाला है। एक्चुअल में BER जब आप पढ़ते हो यहाँ पर भी आपका प्रोसेस जो होता है, जो स्टेप होते हैं वे सेम होते हैं, बट जो प्रोटीन एंड एंजाइम्स होते हैं, जो आपके एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, एंड यहाँ पर आपके जो है एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं। बस एंजाइम्स का ही फर्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, बाकी सब चीज़ सब जगह आपका सेम ही आपको मिलने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर इन PK, यानी कि प्रोकैरियोटिक में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रोकैरियोटिक में जब न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर लेकर के चलेंगे तो थायमीन टू थायमीन डाइमराइजेशन को ही लेकर के हम यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है ना, थायमीन टू थायमीन डाइमराइजेशन को ही लेकर के यहाँ पर हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, आपका NER इन प्रोकैरियोट्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं आपके जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप मैंने बता ही रखे हैं आपको कि 4 स्टेप आपके बेसिक होने वाले हैं, रिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजेशन का, DNA रिमूवल का, और आपका फिर पॉलीमरेज आएगा, देन उसके बाद लाइगेज आएगा। यही आपके स्टेप है, बस इनको ही आपको याद रखना है। अब कौन सा एंजाइम्स किस कंडीशन को या फिर किस स्टेप को फॉलो कर रहा है वही आपको याद है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम NER पढ़ते हैं, NER को पढ़ा जाता है आपका जो है थायमीन टू थायमीन के थ्रू, ठीक है ना, यानी कि अगर हम थायमीन टू थायमीन डाइमराइजेशन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स है उनको दिया गया है UBR करके, ठीक है ना, UBR करके, तो याद रख लेना UBRA, UBRB, UBRC, UBRD। इसके बाद DNA पोल फर्स्ट एंड DNA लाइगेज हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक में, ये बात मत भूलना, ठीक है। स्टार्ट करें तो चलो करते हैं। इन प्रोकैरियोटिक NER मेडिएटेड बाय 4 प्रोटीन, यहाँ पर 4 प्रोटीन होती हैं UBRA, B, C, D।
दीज प्रोटीन सर्च एंड आइडेंटिफाइड डैमेज, ये आपका रिकॉग्नाइज करेंगी डैमेज को, क्लीव करेगी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ऑन बोथ साइड ऑफ डैमेज। अब तक देखो हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने क्या पढ़ा था, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। BER में हमने पढ़ा कि आपका जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पे कट लग रहा था, जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पे कट लग रहा था मतलब जहाँ से आपका डैमेज रिमूव होने वाला था, केवल और केवल एक जगह पर ही आपका कट लग रहा था, ठीक है ना, केवल और केवल एक जगह पे ही कट लग रहा था। बट NER में अब थोड़ा एक स्टेप अप हो जाता है और यहाँ पर दोनों जगह कट लगता है। ये कट कैसा लगता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ये कट किस प्रकार से लगता है मैं आपको बताऊंगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर दोनों जगह आपका कट लगेगा एंड डिस्प्लेस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डैमेज, और डिस्प्लेस कर दिया जाता है यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आपका डैमेज होता है उसको। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो अब ये जो आपके सामने प्रोटीन्स दी गई हैं इनके फंक्शन मत भूलना। पहली प्रोटीन आपकी UBRA, UBRA क्या करेगी, ये रिकॉग्नाइज करेगी, डिटेक्ट करेगी डिस्टोर्शन को, ठीक है ना, यानी कि डबल आपका जो DNA डबल हेलिक्स है उस पर डिटेक्ट करेगी डिस्टोर्शन को, यानी कि DNA के अंदर कहाँ पर आपकी जो है खराबी हुई है यानी कि डिस्टोर्शन कहाँ है, इसको जो डिटेक्ट कराया जाएगा वो कराया जाएगा UBA से। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद बारी आती है UVB की। ये UVB क्या करती है, ये एक्चुअल में मेल्ट करने का काम करती है, यानी कि बबल फॉर्मेशन करेगी। बबल फॉर्मेशन मतलब यानी कि देखो स्टार्टिंग में DNA ऐसा था, अब ये जो है इस पॉइंट पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। जैसा आप बबल देखते हो ना, तो बबल करेगी। अब बबल करेगी तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा, वे आपस में क्या होने वाले हैं, ब्रेक होने वाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे आपकी मेल्टिंग होगी यानी कि यहाँ पर काम करेगा हेलिकेज, यहाँ पर आपके हेलिकेज एंजाइम्स भी काम करेगा, यानी कि UBR के पास हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है, UBR के पास आपकी हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है। तो ये क्या काम कर रहा है कि मेल्ट DNA टू सिंगल स्टैंड बबल अराउंड द लेजन, यानी कि जो लेजन मतलब डैमेज, जो आपके डैमेज है इसके चारों तरफ ये एक मेल्टिंग क्रिएट कर देगा। क्या करेगा, मेल्टिंग क्रिएट करने वाला है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर मेल्टिंग का मतलब एक बात समझो, यहाँ पर मेल्टिंग का मतलब एक बात समझो, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनना है ना, ये बात देखो कोई नहीं बताता, ये बात कोई नहीं बताता। जो एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जैसे कि मैं इस थायमीन टू थायमीन डाइमर के अंदर अगर मैं ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको लूज करने का काम करता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये UBRB, ठीक है ना, UBRB इसको लूज कर देगा, यानी कि एक प्रकार से मेल्ट कर रहा है। और UBRB जो होता है रिक्रूट करता है UBRC को, UBRC को ये रिक्रूट करेगा, वो भी उस पोजीशन पे जहाँ पर आपका डैमेज हुआ है, यानी कि लेजन की जहाँ पर भी आपका लेजन प्लेस है उसको जो है क्या करने वाला है, UBRC को रिक्रूट करेगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अभी तक हमने दो चीज़ देखी, UBRA क्या कर रहा था, रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहा था, इसके बाद UBRB क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है आपका मेल्टिंग का काम, ये कर रहा है मेल्टिंग का काम, और ये ही रिक्रूट कर रहा है इस UBRC को, वो भी उस जगह पर जहाँ पर आपका डैमेज हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। इसके बाद बारी आती है UBC। UBC एक्चुअल में एक एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। UBC एक प्रकार का एंडोन्यूक्लिएज प्रॉपर्टी रखता है। एवर नेवर फॉरगेट, जो कि आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब बताओ एंडोन्यूक्लिएज प्रॉपर्टी कौन रखता है, तो वहाँ पर दे दिया जाएगा UBA, UBRB, UBRC, UBRD। आपको पता होगा कि UBRC एंडोन्यूक्लिएज प्रॉपर्टी रखता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो आपका जो है टाटा बाय बाय होने वाला है। तो आपको याद रखना है UBRC आपका एंडोन्यूक्लिएज प्रॉपर्टी रखता है, और ये 2 इंसिजन ऑन बोथ साइड, यानी कि 2 कट लगाता है, इस बात को भी याद रख लेना। अब ये 2 कट किस प्रकार से लगाता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
फिर इसके बाद बारी आती है यूबीआरडी की। एक्चुअल जो हेलिकेज प्रॉपर्टी रहती है वो इसके पास ही होती है, यूबीआरडी के पास हेलिकेज प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से ये अपनी डीएनए हेलिकेज प्रॉपर्टी को यूज करता है। और हेलिकेज प्रॉपर्टी को यूज करके ये जो आपका डैमेज वाला, याद रख लेना, जो डैमेज वाला डीएनए पार्ट था उसको रिमूव कर देता है। रिमूव डीएनए स्टैंड कंटेनिंग डीएनए लेजन, ठीक है ना, जो आपका डीएनए लेजन था उसको ये अलग कर देता, उसको इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है आपकी डीएनए पोल फर्स्ट। डीएनए पोल फर्स्ट की बारी आती है। ये डीएनए पोल फर्स्ट, देखो हम प्रोकैरियोटिक्स में पढ़ रहे हैं, इस बात को याद रखना। तो डीएनए पोल फर्स्ट क्या करेगा, ये आपका पॉलीमराइजेशन कराएगा, यानी कि फिल गैप क्रिएट बाय रिमूवल ऑफ डैमेज फ्रैगमेंट। यानी कि यूबीआरडी ने जो रिमूवल कराया था डीएनए लेजन को, वहां पर अब एक गैप आ गया था, उसको फिल करने का काम करेगा डीएनए पोल फर्स्ट। और ये हो रहा है प्रोकैरियोटिक में। इस अभी मैं यहाँ पर बार बार आपसे प्रोकैरियोटिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डीएनए फर्स्ट, अगर याद हो, डीएनए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक की बात करूँ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा, ईटा, नीटा, तो ये सब आपके पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में डीएनए। हमने एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किसका क्या काम होता है, किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअल में हमने क्लीनाउ फ्रेगमेंट भी देखा था कि क्लीनाउ फ्रेगमेंट वगैरह क्या होते हैं। तो देखो ऐसी ऐसी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है गाइस, को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दोहराओ, क्योंकि पढ़ा है आपने क्लीनाउ फ्रेगमेंट, क्योंकि मैंने पढ़ाया, लेकिन आपकी याद नहीं कि क्लीनाउ फ्रेगमेंट में दो 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 फ्रेगमेंट बनते हैं, ठीक है ना। एक कौन से में किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, किस चीज़ से उसको कट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भाई साहब ऐसा नहीं कि आता तो सब चीज़ है, लेकिन बस पता नहीं है कि कौन से एंजाइम्स, ट्रिप्सिन था या फिर क्या था, या फिर हमारे पास 3 प्राइम, मतलब कौन सा हमारा क्लीनाउ फ्रेगमेंट था, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी थी। तो ऐसा मत करना, रिवीजन रिकॉल करते रहो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम्स आता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज, जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। और आप सभी को पता है डीएनए लाइगेज रीसील करता है, यानी कि गैप को क्या करेगा, सील करने का काम करता है। इतनी बात पता चली। और डीएनए लाइगेज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो ये शुगर फॉस्फेट, ठीक है ना, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अलग हुआ होता है, एक्चुअल में ये उसको रीसेल करता है। आपसे पूछा जाता है डीएनए लाइगेज किसको सील करता है, वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एन ग्लाइकोसाइलेज, फोस्फो एनहाइड्रेट, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फोस्फोएस्टर बॉन्ड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, ठीक है ना। डीएनए लाइगेज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को आपका मतलब क्या करता है, रीसील करता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात पता चली, आपको सारी की सारी प्रोटीन पता चली। अब आपको आंख मीच करके पता होना चाहिए, यूबीआर रिकॉग्नाइज का काम करेगा, यूबीआर बी मेल्टिंग का काम करेगी, यूबीआर सी एंडोन्यूक्लिएज का काम करेगी, जो कि 2 जगह कट लगाएगी, यूबीआर डी हेलिकेज का काम करेगी, जो एक्चुअल में डैमेज पार्ट को बाहर निकालेगी, डीएनए पॉलीमरेज गैप को फिल करेगा, डीएनए लाइगेज सील करेगा, एंड देन किस्सा खत्म, ठीक है ना। यहाँ पर जो है फिर मैं आपको थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो भाई साहब, हुआ क्या, एक्चुअल में आपका थायमीन का डायमराइजेशन हुआ। जैसे ही ये थायमीन का डायमराइजेशन हुआ, तो एक प्रकार से जैसे डबल स्टैंड था, तो अब यहाँ पर एक गांठ सी निकल गई, ठीक है ना, यहाँ पर गांठ सी निकल गई, जिसको हमने डीएनए का डिस्टोर्शन बोला, ठीक है ना, डीएनए का डिस्टोर्शन बोला। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर इतनी बात पता चली तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक आपका एंजाइम्स काम करेगा, यानी कुछ प्रोटीन्स काम करेगा। अब ये प्रोटीन कैसी है, याद रख लेना, ये प्रोटीन आपकी जो है टेट्रामर प्रोटीन है। ये प्रोटीन कैसी है, टेट्रामर प्रोटीन है। और एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन होती है यूबीआर ए एंड यूबीआर बी की। यूबीआर ए एंड यूबीआर बी की ये कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होता है एंड इनका टेट्रामर होता है, ठीक है ना, टेट्रामर की मतलब शेप में ये रहती है।
तो ये क्या काम करेगी, इस डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है सबसे पहले इस पर स्लाइड करेंगे, सबसे पहले इस पर स्लाइड करेंगे, और जैसे जैसे स्लाइड करेंगी तो ये आकर के पहचानेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर थायमिन थायमिन डाइमराइजेशन बन गया है। और एक्चुअल में पहचानने का काम कौन करती है, रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करती है, UBRA रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, इस बात को मत भूलना। तो यहाँ पर UBRA ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा और बी को यहाँ पर क्या कर दिया, इसने रिक्रूट कर दिया, यानी कि जगा दिया है, एक प्रकार से बता दिया है कि हाँ भाई देख यहाँ पर अब प्रॉब्लम है, इससे आगे कहानी तू देख, और मैं तो चली अपने जो है साजन के घर, ठीक है ना। यानी कि ये UBRA जो है ये जो है निकल जाता है, ठीक है ना, गाना गाता हुआ। अब गाना आप सोच लो आपको कौन सा गाना यहाँ पर गाना है, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब UBRB यहाँ पर बच जाता है अकेला, UBRB यहाँ पर बच जाता है अकेला, और ये अकेला पड़ा पड़ा यहाँ पर बोर होता है, ठीक है ना। UBRB यहाँ पर अकेला पड़ा पड़ा बोर होता है, तो ये कहता है कि यार देख भाई गुस्सा वैसे आ रहा है, तो मैं गर्म हो रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है गर्म हो रहा हूँ, यानी कि मेल्ट कर, मतलब गर्म हो रहा है, तो जब गर्म होती है तो वो क्या करवाएगा, मेल्टिंग करवाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले तो ये जो आपके पहले यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए थे, बट अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर मेल्ट हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन जो बॉन्ड थे वो मेल्ट हो गए। और आपको पता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर यानी कि देखो अगर ए डबल बॉन्ड टी आपको भी पता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर ये टूटता है, ये अगर टूटता है यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड हटते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम हेलिकेज प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यानी कि हेलिकेज बोलते हैं। तो ये हेलिकेज तो एंजाइम्स है, ये हेलिकेज एंजाइम्स है, लेकिन यहाँ पर बी के थ्रू ये हो रहा है, ये मेल्टिंग करवा रहा है बी, यानी कि ये भी एक प्रकार से हेलिकेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, हेलिकेज की तरह काम कर रहा है। तो इसने यहाँ पर इसको, इसका बी का हो गया दिमाग खराब, और इसने इसको जो है मेल्ट करके रख दिया। अब बी ने इसको मेल्ट करके रख दिया, तो भाई साहब यहाँ पर ये जो बी है थोड़ा बहुत शांत हुआ, जैसे कि ये जैसे इसने मेल्ट करा तो ये थोड़ा बहुत शांत होता है, लेकिन शांत होने के बाद भी ये बोलता है कि सी को, अब जो UBRC है उसको आवाज़ लगाएगा कि UBRC कहीं मेरी अगर आवाज़ तो सुन रहा हो तो भाई साहब वो को आ जाए, क्योंकि मेरा हो चुका है दिमाग खराब, मेरा हो चुका है दिमाग खराब। अब UBRC आएगा, UBRC मतलब अब आपके जो जो सेल है, जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काफ़ी सारे UBRC पड़े हुए हैं, तो एक UBCR इधर से आएगा एंड एक UBCR इधर से आएगा, ठीक है ना, एक UBCR इधर से आएगा, एक UBCR इधर से आएगा, क्योंकि इस बी ने क्या था, इस बी का जो है दिमाग खराब हो गया था, इसने जो है पहले तो इसे मेल्ट करा, फिर भी इसके मतलब दिमाग की जो है वो बत्ती जो है बुझी नहीं, इसने अब कहा कि UBRC तू आ जा, ठीक है ना, UBRC तू आ जा, तो इसने बुला लिया UBRC को। अब जैसे ही इसने UBRC को बुलाया तो UBRC इधर से भी आएगा एंड UBRC इधर से भी आएगा, तो यहाँ पर UBRC कितने हैं, याद रखो 2 हैं, बी कितने हैं, 2 हैं, ए कितने थे, बे भी 2 थे, यानी कि अभी तक आपने 2 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा, हर कोई 2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर एक बात देखो कि जैसे अगर मान लो ये वाला अगर आता है तो ये 5 प्राइम है, मैंने यहाँ पर 5 प्राइम को 3 प्राइम कर रखा है, तो ये 5 प्राइम से आपसे पूछा भी जाता है, 5 प्राइम से याद रख लेना ये 8 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि कितना, 8 न्यूक्लियोटाइड आपका जो है पीछे यहाँ पर आकर के लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, और इधर की साइड में आपका जो है 5 न्यूक्लियोटाइड, याद रख लेना कितना, 5 न्यूक्लियोटाइड इधर की साइड में आकर के ये लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भले ही मैंने 5 न्यूक्लियोटाइड ना कर रखे हो, लेकिन मतलब 5 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 5 न्यूक्लियोटाइड ही है, तो यहाँ पर 5 न्यूक्लियोटाइड आकर के इधर की साइड में लग गया। अब जहाँ पर ये लगा है, जहाँ पर ये लगा है, अब इसको यहाँ से कर देगा ये कट, अब यहाँ पर ये कट कर देगा, क्योंकि ये जो आपका UBRC है ये कैसा है, ये कैसा है, एंडोन्यूक्लियेज, ये कैसा है, एंडोन्यूक्लियेज, एंड ये कट करेगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। आपसे पूछा जाता है कि कौन से बॉन्ड को कट करेगा, तो याद रखना आपको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को,
ठीक है ना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करेगा। देखो प्रॉब्लम तो इतने में थी, प्रॉब्लम इतने में थी, लेकिन अब आप खुद देखो कि कट कहाँ पर हो रहा है, यानी कि ये एक हाथ यहाँ पर छोड़ दिया, एक हाथ यहाँ पर छोड़ दिया, काफ़ी दूर आपका कट हो रहा है, ठीक है ना, काफ़ी दूर आपका कट हो रहा है। यहाँ पर 8 ये मान के चलो, 5 ये मान के चलो, तो 13 तो ये ही हो गए, 13 न्यूक्लियोटाइड तो सही सही वाले ये ही हो गए हैं, क्योंकि ये जो 8 न्यूक्लियोटाइड हैं ये आपके सही वाले हैं, ठीक है ना, ये आपके सही वाले हैं। एंड ये जो 5 न्यूक्लियोटाइड हैं ये भी आपके सही वाले हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो जैसे कि ये अब कट करेगा, जैसे कि ये अब कट करेगा, तो ये 5 एंड की तरफ कितने कट, यानी कि 5 एंड की तरफ कितने राइट न्यूक्लियोटाइड को कट कर रहा है, 8 को, एंड 3 की साइड में 5 न्यूक्लियोटाइड को कट कर रहा है। तो एंडोन्यूक्लियेज कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, इस बात को याद रख लेना। एंड थायमिन, थायमिन जो डाइमराइजेशन है वो है अलग, यानी कि जो भी आपका डैमेज हो सकता है एक थायमिन, थायमिन डाइमराइजेशन हो सकता है इसी जगह 2 थायमिन, थायमिन डाइमराइजेशन हो, या फिर एक थायमिन, थायमिन डाइमराइजेशन हो, एक आपका टीसी डाइमराइजेशन हो, या फिर हो सकता है यहीं पर आपके सी डाइमराइजेशन हो। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, यानी कि डैमेज के अलावा, लीस लीजन के अलावा 13 न्यूक्लियोटाइड प्राकैरियोटिक में ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में कैसे होते हैं, सही होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी इनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ चूँकि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 5 प्राइम से 8 न्यूक्लियोटाइड एंड 3 प्राइम से 5 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ूँ तो आप कहोगे कि सर बढ़ जाओ, हमारे घर से क्या जाता हो। तो देखो यहाँ पर अब जैसे ही कट लगा, एक कट यहाँ पर लगा, एक कट यहाँ पर लगा, 2 कट लग गए। अब बीच में ये हमारा ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एक्चुअल में ये पोर्शन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। आप कहोगे कि सर मेल्टिंग भी तो हुई थी पहले, पहले मेल्टिंग भी तो हुई थी, तो मान लो भाई साहब मेल्टिंग आपकी इतने पोर्शन की हो गई होगी, बाकी तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से लगे हुए हैं ना, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर लगे हुए हैं ना। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग किया जाता है हेलिकेज एंजाइम के थ्रू, और इस हेलिकेज का नाम होता है यूबीआरडी, इस हेलिकेज का नाम होता है यूबीआरडी। जैसे ही यहाँ से आपके, जैसे ही यहाँ से आपके जो है ये आपके, एक सेकंड रुको, जैसे ही आपके ये जो है अलग हुए, ये अलग हुए तो ये स्टैंड अलग हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो आपका जो डैमेज रिमूवल या फिर जो डैमेज लेजन वाला पार्ट था वो रिमूव कराया जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूबीआरडी, ठीक है ना, यूबीआरडी के थ्रू अलग कराया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये अलग तो हो गया, अलग तो हो गया। अब यहाँ पर ये है 3 प्राइम OH, 3 प्राइम OH है, ठीक है, और ये काम करेगा एज ए टेम्पलेट, ये काम करेगा एज ए टेम्पलेट। तो भाई साहब सबसे पहले यहाँ पर डीएनए पोल बनाएंगे, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा और इस 3 प्राइम पर डायरेक्ट आपके जोड़ना स्टार्ट कर देगा डीएनटीपी को, ठीक है ना, डीएनटीपी को जोड़ना स्टार्ट कर देगा। एक बात और याद रख लेना, जब आपका डीएनटीपी जुड़ता है तो यहाँ से 2पीआई अलग होते हैं, यहाँ से 2पीआई अलग होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका, देखो अगर आपको पता हो, यहाँ पर मैं डीएनटीपी की आपकी एक संरचना बना करके आपको दिखा देता हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। मान लो ये आपकी कोई भी पेंटोस शुगर है, ठीक है ना, ये आपकी कोई भी पेंटोस शुगर है, यहाँ से आपको भी पता है जुड़ा होता है न्यूक्लियोटाइड, एंड यहाँ पर आपके 3 फॉस्फेट ऐड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 3 फॉस्फेट ऐड होते हैं इस जगह पर, ठीक है ना। तो ये जो 3 प्राइम OH है, ये जो 3 प्राइम OH है, इनको हम नाम भी देते हैं, नाम याद रख लेना, अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा, एंड देन इसको बोलते हैं गामा। तो ये जो 3 प्राइम OH है ये बाइंड करता है इस अल्फा पोजीशन पे, तो ये जो 2pI होते हैं ये निकलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपी को ऐड करता है तो वहाँ से कितने pI निकलते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कितने पीआई निकलेंगे, 2 पीआई निकलेंगे, ठीक है ना। अगर अब आपके सामने कोई फोटो करता हो या ये करके करे ना, तो आप क्या देना कि भाई साहब अब ये 2 पीआई निकालना है, ठीक है ना। अगर आपके सामने कोई भी सेल्फी ले या फिर फोटो में यूँ करे ना, तो आपको बस यही याद रखना कि भाई साहब इसने 2 उंगली दिखाई है, मतलब 2 पीआई निकाल रहा है। एनर्जी इसके पास, अब इसके पास से एनर्जी जो है खत्म होने वाली है, ये अब बनने वाला है लुल इंसान, ठीक है। तो सोचने को तो सोच सकते हो आप, कुछ भी सोच सकते हो। देखो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो लाइफ साइंस के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने बेतुके याद कर रखे हैं, मतलब उनको ना किसी अपने रिश्तेदार पे याद कर रखा है। मैं एक्चुअल में कोई सा टॉपिक पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार भाई साहब, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर क्या सी बात कर रहे हो आपने, ये क्या याद कर रखा है। आपने जेनेटिक्स में कभी एपिस्टेटिक्स का नाम सुना है? एक तो होता है एलिलिक इंटरेक्शन, एक होता है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेटिक्स, ठीक है ना, जिसमें हम जीन का इंटरेक्शन देखते हैं, यानी कि जीन ए बी अलग अलग जीन का उनका इंटरेक्शन देखते हैं। तो एपिस्टेटिक्स को मैंने किस हिसाब से याद कर रखा है, एक मूवी है जिसको बोलते हैं लिपस्टिक अंडर बुक, ठीक है ना। उस मूवी के नाम पर मैंने उस पूरी की पूरी एपिस्टैटिक्स को, आप गाइज याद मतलब बिलीव नहीं करोगे, उस एपिस्टैटिक्स पार्ट को उस पूरी की पूरी फिल्म के ऊपर मैंने ऐसा याद करके रख रखा है ना, लिपस्टिक अंडर बुक, हाँ, कि आप कहोगे कि सर ये तो आपने जो है बिल्कुल कमाल कर रखा है, ठीक है ना। ऐसे ही एलिक इंट्रैक्शन जब हम जेनेटिक्स में, हालांकि अगर मैंने पढ़ा है तो मैं बताऊंगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, ठीक है ना। जब हम एलील का इंट्रैक्शन पढ़ते हैं तब देखते हैं, तो उसको भी मैंने मूवी की तरह ही याद कर रखा है, ठीक है ना। तो थोड़ा ना दिमाग को जब पढ़ा करो तो किसी चीज़ से कोरिलेट करा करो, अगर आप कोरिलेट करोगे तो आपको जो है पता चलेगा, ठीक है ना। और देखो हालांकि मैंने जो है अब ये जो डीएनए म्यूटेशन के केस को मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने किस प्रकार से याद कर रखा है, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा वल्गर हो जाएगा। देखो आपकी याद चीज़ें होनी चाहिए, आपकी याद चीज़ें होनी चाहिए, कोई मायने नहीं करता कि आप वल्गर से याद कर रहे हो या फिर अच्छी चीज़ों से याद कर रहे हो, बट याद होनी चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि वल्गर चीज़ अगर आप करते हो तो एकदम से याद होते हैं और नहीं भूल पाते हो, ठीक है। और जैसे भी मतलब आपकी इच्छा है, आप याद करो ना करो वो आपकी इच्छा है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, हिंट्स दिया है कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर डीएनटीपी को ऐड करेगा एंड पॉलीमराइजेशन कराना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो है डीएनटीपी को इस प्रकार से लगाता हुआ चला जाएगा और यहाँ तक आकर के ये लगा देगा। ये अब 3 प्राइम OH यहाँ पर बचा हुआ है एंड 5 प्राइम फॉस्फेट यहाँ पर बचा हुआ है। अब इनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन लगवाता है? डीएनए लाइगेज, ठीक है ना, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए लाइगेज 4, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना, डीएनए लाइगेज 4। तो ये था दोस्तों आपका जो है अभी तक आपका NER जो कि हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स के बारे में। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, आपसे खाली जितने स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं यही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम NER को पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में, ठीक है ना, NER को पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में। इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए, जब NER को यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे तो एक डिजीज का नाम याद रख लेना जिसको बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जिसको बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। एक्चुअल में ये डिजीज का नाम है और इस डिजीज को ही उठा करके ही एंजाइम्स के नाम रख दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस डिजीज को उठाया और अगर आपको मैं आगे एंजाइम्स दिखाऊं तो आपको देखो XP यानी कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के ऊपर ही XPCABDGF इसी प्रकार से आपको जो है वे नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, एंजाइम्स के नाम देखने को मिलेंगे। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से याद करना है, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इनको डिवाइड करके नाम याद रख सकते हो। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं इस NER को ही यूकैरियोट सिस्टम में। प्रोकैरियोट्स में हालांकि हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं यूकैरियोट्स के ऊपर।
तो देखो यूकैरियोट्स में सिंपल सा है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनईआर इन यूकैरियोट इज सिमिलर एज प्रोकैरियोट्स, यानी कि आपकी सभी चीज जो है सिमिलर होने वाली है, सभी चीज सिमिलर होने वाली है। ठीक है, बट दिस मशीनरी फॉर डिटेक्टिंग, एक्सचेंजिंग एंड रिपेयरिंग द डैमेज इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि दो दो एंजाइम्स, दो दो प्रोटीन एक ही काम को कर रही है, दो दो प्रोटीन एक ही काम को कर रही है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि इन्वॉल्व मोर देन 25 पॉलीपेप्टाइड्स आर इन्वॉल्व इन यूकैरियोटिक एनिया। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो भाई साहब वहां पर हमने क्या देखा था कि आपको 13 ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिल रहे थे जिनको बेमतलब में ही निकाला जा रहा था, यानी कि ये सही होते हुए भी डीएनए डैमेज के चपेट में आ गए। जिस प्रकार से गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, सेम उसी प्रकार की कहानी इनके साथ हो गई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 13 नहीं बल्कि 25 से लेकर के 30 न्यूक्लियोटाइड तक यहाँ पर जो है अपना बलिदान देना पड़ता है। 25 से लेकर के 30 न्यूक्लियोटाइड तक को अपना बलिदान यहाँ पर देना पड़ता है, इस बात को मत भूलना। ठीक है ना, इन ह्यूमन डिफेक्ट इन प्रोटीन, अगर जो मैंने जितने भी आपको यहाँ पर एक्सपी प्रोटीन ये दिखाई है, अगर बाई चांस एक में भी, देखो कितनी बड़ी बात है, एक में भी डिफेक्ट हुआ, अगर एक में भी डिफेक्ट हुआ तो आपको एक डिजीज होने वाली है। ठीक है ना, ये बात कर रहा हूं मैं आपकी और हमारी, आपको एक डिजीज होने वाली है जिसको बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। अब ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसन डिजीज क्या होती है कि भाई साहब आपने अपने देश में देखे होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश के जो जो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, या युवती युवा हैं, उनका कलर क्या है, तो अगर आप साउथ के इलाके में जाओगे तो आपको काले लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, उनका जो है जो जो स्किन है पिगमेंट, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है और उनमें जो है अच्छे से मेलेनिन होता है, और जो उनका जो है मेलेनिन अच्छे से बनाती है, और कलर उनके जो मतलब जो स्किन का कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है ना, बट अगर मैं कहूँ कि कश्मीर साइड में चले जाऊँ, यहाँ पर आपकी ठंड होती है, यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं मेलेनिन कम बना पाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ का कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस आ जाती है। बट अगर मैं एक ओवरऑल, चाहे आपका गुजरात हो, यूपी हो, ठीक है ना, बिहार हो, इन राज्यों की बात करूं जो आपके सेंटर में है, दिल्ली वगैरह, ठीक है ना, अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर इंसान का जो कलर है, चाहे युवा हो यूपी हो, मोस्टली कलर जो है भाई साहब वो मेरे जैसा है। ठीक है ना, काला। अब इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको सांवलापन। ठीक है ना, श्यामला जो भगवान कृष्ण का था, भगवान कृष्ण को तो बोलते हैं कि उनका नीला कलर था, बट श्यामा भी बोल देते हैं, यानी कि सामले कलर के कारण। ठीक है ना, तो ओवरऑल एक सामला कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, जो नॉर्मल कलर है इंडिया का, ये मैं इंडिया का कलर बता रहा हूँ। अब मैंने ऐसे आपको कलर को क्यों बताया, तो देखो भाई साहब आपको इंडिया के अंदर ही ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सफ़ेद, यानी कि बहुत ज़्यादा गोरी है। ठीक है ना, हद से ज़्यादा गोरे हैं, अंग्रेज जैसे हैं, बट रहना है इंडिया के अंदर। ठीक है ना, तो जो उनकी स्किन होती है वो सनलाइट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर सनलाइट उनकी स्किन पर बढ़ती है तो उनके शरीर में रैशेस यानी कि खाज खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। खाज खुजली होनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो उनकी स्किन होती है ऐसा लगता है जल रही हो, जैसे ही सूरज के सामने है। ठीक है, तो वो जो आपकी खाज खुजली होती है उसी डिजीज को बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। तो हमारे अंदर तो हो नहीं सकते, ठीक है ना, आपके अंदर भी नहीं हो सकती अगर आप अंग्रेज नहीं होते। ठीक है ना, अगर समझ लो अगर आपको कोई अंग्रेज बोलता है तो आपको फिर जो है सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं जाना है, आपको बच के रहना है, क्योंकि हो सकता है कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम आपके ऊपर हावी हो जाए। अब देखो होता क्या है ये, इन ह्यूमंस डिफेक्ट इन प्रोटीन इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर इज कॉज ऑफ जेनेटिक डिजीज, और ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज है जो कि पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स जाएगी,
और इसको बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम विच कैरेक्टराइज बाय द यूजली हाई सेंसिटिव टू यूवी लाइट, ठीक है ना। ये हाईली सेंसिटिव होती है टू यूवी लाइट के। द 7 डिफरेंट प्रोटीन इन्वॉल्व इन NER डिनोट्स टू XPA टू XPG। XPA से लेकर के XPG तक आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी जो आपकी जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में देखने को मिलती है। ABCDEFG, यानी कि 7 प्रोटीन आपको 7 डिफरेंट प्रोटीन देखने को मिलेगी जिसका यूज हम NER यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से देखने को मिलेगी आपको, या फिर किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये बात दोस्तों याद रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ प्रोटीन्स के आपके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जो कि यूज होती है NER यानी कि यूकैरियोट्स, एंड यूकैरियोट्स में हम भी आते हैं। तो बात करेंगे हम ह्यूमन के सिस्टम के बारे में। अब देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी, यहाँ पर देखो ये यूवी के कारण हो रहा है ना। यूवी के कारण आपको पता है क्या होता है, थायमीन टू थायमीन का डाइमराइजेशन होता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये जो थायमीन डाइमराइजेशन हुआ है उसको ही क्योर किया जाता है, इस पूरे की पूरी प्रोटीन सिस्टम से। बट अगर इस प्रोटीन सिस्टम में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ गई तो फिर आपको एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भी अब नाम भूल चुका हूँ। तो आपको XP याद रखना है, ठीक है ना, XP याद रखना है। मैं भी नाम भूल गया हूँ क्योंकि नाम भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अरे मुझे पता है भाई आपकी याद नाम है, ठीक है ना, आपकी याद नाम है तो नाम याद रखो, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आपकी बुद्धि जो है बहुत तेज चलती है, तेज हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम बात कर रहे थे कि मैं यहाँ पर आपको एक बात बता रहा था कि अब ये जो थायमीन डाइमराइजेशन है, अब ऐसा भी तो है कि इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, जिसने पहला लेक्चर अगर याद आ रहा होगा, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम बताया था कि अगर थायमीन का डाइमराइजेशन हो गया तो यहाँ पर भाई साहब डायरेक्ट एक क्या दे दो, एक यहाँ पर आप दे सकते हो एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स इस थायमीन डाइमराइजेशन को हटा देगा। लेकिन ये जो एंजाइम्स होता है ये एंजाइम्स ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता, जिसको बोलते हैं DNA फोटोलाइज एंजाइम्स, जो कि थायमीन डाइमराइजेशन को हटाएगा। मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको इस एंजाइम्स के बारे में, ठीक है ना। तो अब इंसानों के अंदर भी देखो भाई साहब ये बनना है, क्योंकि यूवी लाइट तो आ रही है ना। मैंने आपको बताया था यूवी लाइट आपकी 3 प्रकार की होती है, ABC। एक को तो ओजोन परत ही अपना एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन 2 प्रकार की तो यूवी लाइट आती है ना, उसका क्या, तो वो आएगी अगर स्किन हमारी सेंसिटिव होगी तो वहाँ पर थायमीन डाइमराइजेशन बनेगा, और इसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये रिपेयर नहीं होया तो भाई साहब सेल के साथ जो है कैंसर तक की दुर्घटना हो जाती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो आपको जीरोडर्मा पिगमेंटोसम ही लगेगा कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, लेकिन कब ये स्किन कैंसर में चेंज हो जाएगा आप खुद भी नहीं जानते, ठीक है ना। तो अब इसको रिपेयर करा जाता है, तो हमारे अंदर ये एंजाइम्स नहीं है तो इसको रिपेयर करा जाता है इस NER के थ्रू। अब आपको पता चला कि NER क्यों जरूरी है। अगर इतनी बात पता चली है तो चलिए आइए आगे बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आपको चार चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। अगर इसको याद करना है तो 4 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो पूरा का पूरा XP सिस्टम, यानी कि ये 7 प्रोटीन होती है, 7 प्रोटीन होती है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद DNA पॉलीमरेज, चूंकि हम यूकैरियोट्स में पढ़ना है इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन एंड डेल्टा है, ठीक है ना। एप्सिलॉन एंड आपके डेल्टा आने वाले हैं जो कि मेन एंजाइम्स होते हैं, यानी कि मेन DNA पॉलीमरेज होते हैं। फिर आपका DNA लाइगेज आता है, एंड नंबर 4 जो आता है कि आपका इसको रिवीजन करना है, ठीक है ना। ये 4 बात आपको याद रखनी है, यानी कि 3 तो हो गई प्रोटीन, एंड नंबर 4 कि भाई साहब आपको ये बार बार दोहरानी है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ XPC एंड XPA, अब ये आपस में डाइमराइजेशन बनाएगी, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बनेगा XPC एंड XPA, और दोनों मिलकर के ये रिकॉग्नाइज करने का काम करेगी, यानी कि डीएमएच को रिकॉग्नाइज करेगी। और अगर एक्चुअल में मैं बताऊं तो एक्चुअल में जो XPC होती है
जो XPC होती है ये ही रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। XPA जो होता है ये इसकी हेल्प करता है, यानी कि XPC की हेल्प करता है XPA, जो मेन रिकॉग्नाइज कराने का काम कर रहा है डैमेज को या फिर लेजन को, ये कर रहा है XPC। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात। तो XPC एंड A जो है आपका हो चुका है रिकॉग्नाइज इसने कर दिया, AC ने गुड बनाया और रिकॉग्नाइज कर दिया। अब बारी आती है बी एंड डी की। अब ये बी डी क्या करेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी। अब यहाँ वहाँ पर आपने देखा था कि यू बी बी जो थी वो मेल्टिंग का काम कर रही थी, यू बी आर बी जो था वो मेल्टिंग का काम कर रहा था। बट यहाँ पर एक्स पी बी एंड एक्स पी डी क्या काम करेगा कि डीएनए अनवाइंडिंग बाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ये अनबाइंडिंग क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी क्या होती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी भाषा में समझो, मान लो ये आपका कोई भी डीएनए था, ठीक है ना, ये डीएनए था। अब इस डीएनए में ये बना दिया हमने थाइमीन टू थाइमीन, यहाँ पर ये देखो थाइमीन टू थाइमीन, यहाँ पर डाइमराइजेशन बना दिया। तो आपकी जो है एक प्रोटीन का डाइमराइजेशन आया, जिसको बोलते हैं हम XPC एंड XPA। XPC आपका C और A ने मिल करके इसको पहचान, जैसे ही पहचान लिया, जैसे ही ये पहचानते हैं, ये क्या काम करेगा, यहाँ पर अब आएगी आपकी XPB एंड XPD। यहाँ पर XPB एंड XPD आएगी, और XPB एंड XPD आने के बाद अब यहाँ पर सेम मेल्टिंग का ही काम होगा, ठीक है ना, यानी कि अनवाइंडिंग होगी। जो हेलिकेज एंजाइम्स ये लगे हुए थे ना हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ये जो लगे हुए थे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, अब इसकी होगी अनबाइंडिंग, यानी कि यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम्स जो टूटेंगे, एक प्रकार से मेल्टिंग ही बनेगा, एक प्रकार से मेल्टिंग ही बनने वाला है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। एक प्रकार से क्या बनने वाला है, मेल्टिंग ही बनने वाला है। और ये जो डायरेक्शन होती है, अब देखो यहाँ पर XPB XPD, अब या तो ये इधर की साइड को मूव कर सकता है या फिर इधर की साइड को मूव कर सकता है। तो ये मूव कौन सी साइड को करे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा डीएनए पे कौन सा आपका जो है कौन सा 5 प्राइम है एंड कौन सा आपका 3 प्राइम है, ठीक है ना। अब देखो ये 5 प्राइम है, यानी कि ये जो है ये जो आपका अनवाइंडिंग प्रोसेस होगी ये कुछ इधर की साइड में होगी, यानी कि ये इधर की साइड में इसको अनवाइंड करता हुआ जाएगा, ठीक है ना, इधर की साइड में इसको अनवाइंड करता हुआ जाएगा, इसलिए डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी की लिखी हुई है। और याद रख लेना है XPB एंड XPD, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं TF, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड हेलिकेज, ठीक है ना, TF सेकंड H। और इसको बहुत ही अच्छे से, इसको बहुत ही अच्छे से कि किस प्रकार से ये अनबाइंड करता है, इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे तब, जहाँ पर हम देखेंगे कि डीएनए से किस प्रकार से आपका आरएनए बन रहा है, तब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपको केवल एक बात याद रखनी है कि XPB XPD क्या काम कराएगी, ये अनवाइंडिंग का काम कर रही है, और इन दोनों को मिला करके XPB एंड XPD, इन दोनों को मिला करके हम TF सेकंड H भी बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड हेलिकेज भी बोल सकते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद थर्ड की बारी आती है XPG एंड XPF, ये दोनों के दोनों एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी रखते हैं। XPG एंड XPF ये दोनों के दोनों एंडोन्यूक्लियस कौन सी प्रॉपर्टी, एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी रखते हैं। और एंडोन्यूक्लियस इसका मतलब कट करेंगे, तो मान लो यहाँ पर आपका डीएनए में जो है प्रॉब्लम थी, ये जो है डीएनए में प्रॉब्लम थी इस जगह पर, ठीक है ना। ये आपका अगर मैं यहाँ पर कुछ कोई सा भी प्राइम बना सकता हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने यहाँ पर 3 क्यों लिख दिया, चलो यहाँ पर जब लिख दिया तो लिख दिया। मान लो ये 3 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम, ठीक है ना, ये आपका 5 प्राइम एंड देन ये वाला आपका 3 प्राइम, ठीक है। तो जो XPG होगी, ये XPG जो होगी ये 3 प्राइम की साइड में, 3 प्राइम की साइड में कट लगाएगा XPG। एवर नेवर फॉरगेट कि XPG कौन सी साइड पे कट लगाता है,
ये XPG जो होता है 3 साइड पे कट लगाएगा। F याद रखो, F जो है ये 5 प्राइम पे कट लगाएगा। F कहाँ पर कट लगाएगा? 5 प्राइम पे कट लगाने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये कट लग गया अब यहाँ पर, और हेलिकेज पहले ही कट हो गए थे, हेलिकेज यहाँ पर पहले ही कट हो गए थे। तो जैसे ही कट लगे ये दोनों, ये पोर्शन निकल जाएगा, ये पोर्शन निकल जाएगा, क्योंकि पहले ही हेलिकेज कट लग चुके थे, यानी कि अनवाइंडिंग हो चुकी थी बाय द हेल्प ऑफ XPB एंड XPD। अभी मैं आपको हालांकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा इसकी कि किस प्रकार से होती है, तो उसमें और भी अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद जैसे ही ये पोर्शन अलग होगा, फिर आपका DNA पोल अल्फा एंड डेल्टा आएगा, जो कि फिल करेगा गैप, जो गैप बना है उसको फिल करेगा, यानी कि रीसिंथेसिस करेगा आपकी DNA। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद क्या होता है, फिर बारी आती है DNA लाइगेज, ठीक है ना। DNA लाइगेज की बारी आएगी, एंड DNA लाइगेज आपका रीसील करेगा, DNA लाइगेज रीसील करेगा, एंड ये DNA लाइगेज फर्स्ट होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना। तो आगे बढ़ा जाए, और अब मैं आपको ये जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं इस पोर्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, XPC मेन रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। XPC के साथ लगा हुआ था XPA, बट XPC यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लो। जैसे ही XPC ने यहाँ पर देखो रिकॉग्नाइज करा, जैसे ही रिकॉग्नाइज करा, तो यहाँ पर XPB एंड XPD आ गया। यहाँ पर देखो XPD आ गया, और इसने काम करा दिया हेलिकेज का, यानी कि अनवाइंडिंग का। और XPB एंड XPD को हम ट्रांस फैक्टर या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H बोलते हैं, यानी कि हेलिकेज के नाम से भी जानते हैं। और ये काम करवाता है अनवाइंडिंग का, यानी कि हेलिकेज प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पर देखो आपको ये स्टैंड नीचे की तरफ हो गया, यानी कि बबल फॉर्मेशन बनी हुई मिल गई, जो कि हुई आपकी XPB एंड XPD के कारण यहाँ पर मिल गई। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर देखो पहले ही हाइड्रोजन बॉन्ड हट गए हैं, अब बारी आती है F एंड G की। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी आपकी F एंड G। तो यहाँ पर देखो ये 5 प्राइम है ना, ये 5 प्राइम है। 5 प्राइम पर कौन कट कर रहा था, तो 5 प्राइम पे मैंने आपको बताया कि 5 प्राइम पे कट करेगा आपका कौन सा, आपका करेगा F, ठीक है ना। 5 प्राइम पे F कट करेगा, एंड 3 प्राइम पे, सॉरी यहाँ पर देखो एक मिनट, अब इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, इसको थोड़ा सा आप जो है करेक्ट करने की कोशिश करो कि आपका ये कोई एक स्टैंड था, ये कोई स्टैंड था, ये 5 प्राइम, ये आपका ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है ना। एक ही स्टैंड को लेकर के चल रहा हूँ, इसी से आप समझ जाना। तो अगर मैंने यहाँ पर कट करा, मैंने यहाँ पर कट करा, तो ये पोर्शन आपका अलग एंड ये पोर्शन आपका अलग। इतनी बात मान करके चल रहा हूँ, हाँ में जवाब दो, क्योंकि बिल्कुल ईजी है। तो ये पोर्शन 5 प्राइम हो जाएगा, एंड ये पोर्शन आपका 3 प्राइम हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये पोर्शन 5 प्राइम एंड ये पोर्शन 3 प्राइम हो जाएगा। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन है ये है 5 प्राइम, ये है 5 प्राइम, और ये जो पोर्शन है ये है 3 प्राइम, ये पोर्शन है 3 प्राइम। तो मैंने आपको बताया कि 3 प्राइम पे काम करेगा G, 3 प्राइम पे काम कौन करेगा, G, यानी कि 3G, एंड 5 प्राइम पे कौन काम करेगा, F for 5, F for F, मतलब F for 5 एंड F को आपको याद रखना है, इन दोनों को आप याद रख सकते हो। इतनी बात याद रख ली, बहुत अच्छी बात है। अब G की तरफ याद रख लेना, कितने न्यूक्लियोटाइड हटेंगे, तो जो अच्छे वाले न्यूक्लियोटाइड होंगे उनकी संख्या रहने वाली है 21, उनकी संख्या कितनी होने वाली है, 21। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और जो 5 प्राइम की तरफ है, इधर की साइड में 6 संख्या होती है न्यूक्लियोटाइड की, जो आपकी अच्छे होते हैं, ठीक है ना, जो अच्छे होते हैं। तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, यानी कि ये 3 प्राइम है, OH है, OH जहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाना है ये 3 प्राइम है। यहाँ पर आपके 21 एंड यहाँ पर आपके 6 पोजीशन, ठीक है ना, सॉरी 6 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, 6 न्यूक्लियोटाइड अलग होने वाले हैं। तो यहाँ पर तो ये अलग होगा। फिर इसके बाद आता है आपका
देखो ये गैप बन गया है ना, इस गैप को फिल करने के लिए आएगा डीएनए पोल अल्फा एंड डेल्टा। डीएनए पोल एल अल्फा एंड आपका डेल्टा यहाँ पर, सॉरी एप्सिलॉन एंड आपका, सॉरी यहाँ पर आपका एप्सिलॉन एंड डेल्टा आने वाला है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आकर के इसको क्या करेगा, यहाँ पर गैप की फिलिंग करेगा। फिर इसको सील करने के लिए आएगा डीएनए लाइगेज फर्स्ट। ये डीएनए लाइगेज फर्स्ट आ गया। तो दोस्तों ये था आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम, ठीक है ना। आपको ये प्रोटीन नहीं भूलनी है, ये प्रोटीन नहीं भूलनी है। एफ यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, 5 साइड याद रखना, ठीक है ना। 3 लिखा हुआ है, 3G याद रख लेना, ठीक है ना। तो आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम की। आज हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज बेस रिपेयर के बारे में। आई होप गाइज लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें एंड कमेंट करें, कुछ बताएं कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। आपको पसंद भी आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। लेक्चर देखने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। एंड और अगर लेक्चर जो है अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। अपने जो भी वीडियो आप देखते हो उनको लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।